अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमारा ई कैट का जो है वो दूसरा लेक्चर है और इसके अंदर जो है हम अपना चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो ये चैप्टर जो है वो ई कैट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप पास पेपर उठा के देख लो, आपको इस चैप्टर से 2-3 तो एमसीक्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान है। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें आपने समझनी है, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हो तो मैं सारी चीज़ें समराइज़ करके बोर्ड पे लिखवाऊंगा जो कि आपको ई कैट के लिए ज़रूरी है याद रखना। तो आप क्या करो, एक सेपरेट कॉपी बना लो, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ई कैट के लेक्चर्स जो है वो आप लिखते रहो, ख़ुद नोट्स बनाते रहो। इससे क्या होगा कि जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा ना तो आपको दोबारा 1-1.5 घंटे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जस्ट आप अपने नोट्स को 5-10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लोगे और आपके सारे डाउट जो हैं दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो ई कैट के, तो इसकी जो फ़ीस है वो हमारी 4,500 रुपये है साल के लिए, पूरे साल के लिए, जिसके अंदर हम आपको एमसीक्यूज़ बुक देंगे तमाम सब्जेक्ट की और इसके अलावा एमसीक्यूज़ के रोज़ टेस्ट मिलेंगे जिसमें 20 एमसीक्यूज़ रोज़ होंगे और इसके अलावा हम आपको जो है वो लेक्चर्स, गाइडेंस, आपके प्रॉब्लम का सलूशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना, इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे फ़ीस पे कर दो, या अगर डिटेल चाहिए तो उसी नंबर पे डिटेल ले लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक स्टार्ट से चल रहे होंगे तो आप वो पढ़ लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, मैट्रिक्स क्यों आ रहा है हमारे पास। देखो, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और उन दो इक्वेशंस के अंदर एक्स, वाई और जेड अननोन है, तो वो आप क्या करते हो, उनको आप सॉल्व कर लेते हो साइमल्टेनियसली, यानी सेट करा के। लेकिन आपके पास आ जाए इस तरह से 4 इक्वेशन और मैं आपको कहूँ कि x1 की वैल्यू बताओ, ठीक है, x1 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू बताओ और x3 की वैल्यू बताओ और इसी तरह से x4 की वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्हें सॉल्व करना मुश्किल है। तो इन ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स का यूज़ होता है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये जो है वो जस्ट आपके पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। अच्छा, मैट्रिक्स का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हो रहा होता है। जैसे देखो, ये इक्वेशंस बड़ी हैं, इसके अंदर x1, x2, x3, x4 यानी x, y, z और t, इसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो इस तरह से इन्हें सॉल्व करने के लिए हम जो है वो मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। चलो अब आगे जो है वो हम थोड़ा सा डेफिनेशन को देख भी लेते हैं। मैट्रिक्स आर यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, एक बात को याद रखना, ये जो लीनियर इक्वेशन का वर्ड इस्तेमाल किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जब भी किसी इक्वेशन को रख रहे होगे ना तो वो लीनियर होगी। लीनियर से क्या मुराद है कि x पे जो भी पावर होगी वो 1 होगी, चाहे x हो, y हो, z हो, i हो, t हो, कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन उसकी पावर 1 होगी। देखो जैसे यहाँ पर पावर 1 है, सारे वेरिएबल जो इस्तेमाल हुए हैं x1, x2, x3, x4 सब पे पावर आपको 1 नज़र आ रही है, तो ये लीनियर होती हैं। यानी अगर इन इक्वेशन की मदद से कोई लाइन बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही है। अच्छा, These have wide application in the field of mathematics, statistics, engineering, physical and social science। देखो, मैट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप जब इंजीनियर बनोगे ना तो आप मुख्तलिफ़ जगहों पर मैट्रिक्स की मदद से जो है वो इक्वेशंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होगे। ख़ास तौर पे इनका इस्तेमाल जो है वो आपके पास लीनियर अलजेब्रा में बहुत हो रहा होता है, ठीक है। एचलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, गॉस जॉर्डन मेथड, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब मैट्रिक्स बनाना कैसे है लीनियर इक्वेशन की मदद से, इस चीज़ को देख लो, क्योंकि अक्सर पेपर में ये एमसीक्यूज़ में ये भी आ जाता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, ये एक इक्वेशन है, ये याद होनी चाहिए। ए का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कह लो या कोएफिशिएंट कह लो। x का मतलब क्या है, जो अननोन है। b का मतलब क्या है, जो इक्वल टू के दूसरी तरफ कांस्टेंट दिए हैं आपको। अच्छा, अब ज़रा इसको करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपके लिए a का मैट्रिक्स बनाऊँगा। a में क्या आएगा,
जो भी आपके पास वेरिएबल्स मौजूद है ना, उनके साथ जो कोएफिशिएंट है वो ए में आएंगे। ज़रा देखो कैसे, याद रखना, यहाँ पर सारे यहाँ पर सारे x1 आएंगे, यहाँ पे सारे x2 आएंगे। मैं ज़रा बता दूँ, x1 x2 सॉरी x1 x1 x1। अब देखो यहाँ पर ये x1 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 क्यों लिख रहा हूँ मैं, जो x1 के साथ आपके पास कोएफिशिएंट मौजूद है ना वो आएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हटा दिया x1 के साथ क्या कोएफिशिएंट है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। और उसके बाद क्या आएगा आपके पास 6। अच्छा, अब अगर यहाँ पर माइनस होगा ना, फॉर एग्जांपल 7 के साथ माइनस होता तो आप -b लगाओगे, समझ गए। देखो इन दोनों के बीच में प्लस नहीं लगाना, लेकिन अगर आपके पास माइनस मौजूद है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास है 8, तो अब 8 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास ए का जो मैट्रिक्स है वो बन गया। अच्छा, अब इसको और आगे जो है वो बना लेते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। तो ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन जो कि ये वाली थी, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपकी आएगी यहाँ पर दूसरी इक्वेशन, इसके नीचे दूसरी इक्वेशन आएगी। तो 7 1 8 और 9, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन आएगी 1 2 4 और 1। अब चौथी इक्वेशन आएगी 6 7 8 9। अच्छा देखो, ये सारे कोएफिशिएंट x1 के हैं। देखो x1 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 x1, ये सारे कोएफिशिएंट x2 के हैं, x2 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 x2, ये सारे कोएफिशिएंट x3 के हैं, x3 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 x3, और ये सारे कोएफिशिएंट x4 के हैं, x4 x4 x4। सही है। अच्छा, अब आएगा आपके पास x, अब आएगा आपके पास x, ठीक है। x क्या है आपके पास, जो अननोन आपने पता करने हैं वो x है। क्या पता करना है आपको, x1 पता करना है, x2 पता करना है, x3 पता करना है और x4 पता करना है, ठीक है। ये आपके पास आ गए x। अब आएगा आपके पास b क्या है, जो इक्वल टू के दूसरी तरफ दिए हुए हैं वो b हैं, जैसे 9 10 1 0, 9 10 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। और अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास आगे आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं जो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ लिखना सिखाया है मैंने आपको। सही है। अब मैं कोई भी इक्वेशन दे दूं आपको मुश्किल तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर x3 मौजूद नहीं होता तो यहाँ पर होता 0, ठीक है। तो अब आप x3 की जगह पे क्या लिखते, तीसरी इक्वेशन में x3 क्या आता, 0 आता। सही है, बात क्लैरिटी में है। चलो बात समझ आ गई। अब आते हैं हम थोड़ा सा अपना मैट्रिक्स की नोटेशन के ऊपर, कि रॉ को क्या सिंबल दिया जाता है, कॉलम को क्या सिंबल दिया जाता है। क्योंकि जब भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा तो वो रॉ और कॉलम को कहकर पूछेंगे, पूरा मैट्रिक्स अक्सर बना हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अ मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, अ रेक्टेंगुलर एरे। देखो ये रेक्टेंगुलर एरे है, जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे तो इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखोगे। बहुत सी जगहों पे ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अक्सर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। सही है, ब्रेसेस में नहीं लिखा जाता मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, याद रखना, पूछ लिया जाता है मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास जो है वो सिंबल्स भी आ सकते हैं, जैसे आयोटा ओमेगा, अभी आप देखोगे आएंगे। और इसके अलावा एक्सप्रेशंस भी आ सकती हैं और चीज़ें भी आ सकती हैं। सही है। अब मैट्रिक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनेगा, कॉलम और रॉ, या ऐसे भी कह लो रॉ और कॉलम। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, रॉ और कॉलम। अब रॉ क्या है, देखो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल में जो चीज़ लिखी हुई है ये आपके पास है रॉ। ये क्या है, जो आपके पास ए जो है वो हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं, ये आपके पास रॉ है। और ये आपके पास है कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है। और ये जो है वो जैसे कि A31,
ये है एलिमेंट, ये क्या है एलिमेंट, समझ गए। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पास क्या है, रॉ, और वर्टिकल जो है वो आपके पास है कॉलम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई आपकी रॉ और ये हो गई आपकी कॉलम, ये हो गई आपकी कॉलम, COLUMN, कॉलम। अच्छा, अभी ये भी चीज़ चेक करेंगे कि कितनी रॉ हैं कितनी कॉलम्स हैं, लेकिन अभी हम जो है वो रॉ और कॉलम को पहचान लेते हैं। तो ये रॉ हो गई हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कॉलम हो गई। अच्छा, अब देखो हर रॉ और हर कॉलम में जो आपका एलिमेंट है ना उसका एक आइडेंटिकल नंबर होगा। आइडेंटिकल मतलब मुख्तलिफ। फॉर एग्जाम्पल A12 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है रॉ और 2 का मतलब है कॉलम, यानी पहली रॉ है और दूसरी कॉलम है। समझ में आ रहा है ना। देखो A11 का मतलब क्या है, एलिमेंट पहली रॉ में होगा और पहले कॉलम में होगा। तो देखो ये पहली रॉ हो गई और ये पहला कॉलम हो गया। अब अगर मैं A21 की बात करूं तो A21 का क्या होगा, दूसरी रॉ पहला कॉलम। तो आप कोई भी जो है वो एलिमेंट को पहचान सकते हो अगर उसका नंबर दिया हुआ है आपको, यानी आपको ये बताया हुआ है कि कौन सी रॉ में है और कौन से कॉलम में है। सही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रॉ और कॉलम आपस में मिक्स हो जाए, अलग अलग आएंगे हमेशा। जैसे कि A33, इसका क्या मतलब है, पहले वाला जो 3 है वो रॉ को बता रहा है। याद रखना हमेशा, ये जो पहले वाला नंबर है ये आपको रॉ के बारे में बताएगा, ये जो दूसरा वाला आपके पास नंबर है ये आपको कॉलम के बारे में बताएगा। समझे बच्चों, ठीक है। परेशानी मुश्किल वाली कोई बात मैं नहीं करूँगा आपके लिए। अच्छा, अब मुझे बताओ A32, 3 का मतलब क्या है, रॉ। तो देखो तीसरी रॉ है जी सर, बिल्कुल तीसरी रॉ है। अच्छा, कॉलम देखो कौन सा है, 2, यानी दूसरा कॉलम है। जी सर, बिल्कुल दूसरा कॉलम है। तो एलिमेंट कौन सा हुआ, एलिमेंट ये वाला हुआ, जहाँ पर दोनों रॉस और जहाँ पे रॉ और कॉलम आके मिल रही होगी वो आपका एलिमेंट बन रहा होगा। देखो यहाँ पर आपकी रॉ और कॉलम आके मिली तो आपका एलिमेंट जो है वो ये वाला बना। सही है, बात समझ में आई को, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो रॉ को लिखा जाएगा आपके पास किससे, M से। कैसे, ज़रा इस तरह देख लो कि आपके पास A है, MN, AMN, M का मतलब है रॉ, N का मतलब है कॉलम। हमेशा याद रखना क्योंकि अभी MCQs में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारे लिए। अच्छा, लेकिन अगर कभी कभार आपको ना M और N की फॉर्म में नहीं लिख के देंगे, आपको लिख देंगे I और J। तो I का मतलब होगा रॉ, J का मतलब होगा कॉलम। बस ये याद रख लो, M और I रॉ को रिप्रेजेंट करेंगे, N और J कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि M की वैल्यू है 2, N की वैल्यू है 3, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा एलिमेंट होगा। बिल्कुल बता सकते हो। आप देखो M की वैल्यू है 2 यानी दूसरी रॉ, तो ये हो गई दूसरी रॉ। अच्छा, N की वैल्यू है 3 यानी तीसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। तो ये वाली वैल्यू है, नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली वैल्यू है ऊपर वाली। सही है। तो दूसरी रॉ हो गई, तीसरा कॉलम हो गया, यानी इस वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा था। ठीक है। अब मैं आपको M और N की वैल्यू दे दूं, आप कोई भी जो है वो निकाल लोगे एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर से। चलो बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने AIJ। IJ का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख सकते हो, तो उसी हिसाब से हम रॉ और कॉलम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सही है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AI1, I यानी कोई भी रॉ हो सकती है, 1 का मतलब कॉलम पहला होगा। इसी तरह यहाँ भी लिखा हुआ AI2 यानी कोई भी रॉ हो सकती है, I में कोई भी रॉ आ सकती है लेकिन कॉलम दूसरा होगा। IJ कोई भी रॉ कोई भी कॉलम हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का मतलब क्या है, 5वीं रॉ। और देख सकते हो आप 1 2 3 4 5वीं रॉ, और कॉलम कोई भी हो सकता है, J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर से क्या मुराद है कि 3/3 का है, 2/2 का है, 4/4 का है। सही है। ये आपको रॉ और कॉलम से ही पता चल रहा होगा। द ऑर्डर और डायमेंशन, इसे डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है।
मतलब एक मैट्रिक्स दे देते हैं आपको और पूछते हैं डायमेंशन क्या है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा होता डायमेंशन, तो डायमेंशन से मुराद वो आपसे ऑर्डर ही मांग रहे होते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं होता आपने। तो अब पढ़ लो, द ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग m रॉ एंड n कॉलम इज डिनोटेड बाय, देखो m क्रॉस n, यानी यहाँ पर रॉ और कॉलम आपको बताएगा कि मैट्रिक्स क्या है। अब देखो ये क्या है, 2x2, 2x2 मतलब 2 रॉ होंगी 2 कॉलम होंगी, सही है। ये क्या है, 3x3, यानी 3 रॉस होंगी 3 कॉलम होंगी। अब अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, एक और आपके लिए लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे 4 and 5, तो ये क्या होगा 4/5। 4/5 से क्या मुराद है कि 4, सबसे पहले आपके पास रॉ पता चलेगी, सही है। सबसे पहले देखो m आ रहा है ना, देखो सबसे पहले इसमें m आ रहा है ना, यानी रॉ का पता चल रहा है। उसके बाद n आ रहा है ना, यानी कॉलम का पता चल रहा है, ठीक है। तो पहले आपको रॉ पता चल जाएंगी कि 4 रॉ होंगी 5 कॉलम होंगे। अब इसको बना लेते हैं 2x2, तो देखो A11 A12 A21 A22, तो ये कितने का हो गया मैट्रिक्स, 2x2 का हो गया, यानी 2 रॉस हैं 2 कॉलम्स हैं। अच्छा अब इसको बना लेते हैं A11 A12 A13, सही है, A21 A22 A23 और A31 A32 A33, सही है। 3x3 का हो गया, यानी 3 रॉस आ गई 3 कॉलम्स आ गई। अच्छा अब 1 2 3 4 5 1 2 3, अच्छा अब मैंने देखो ये वाला मैट्रिक्स बताना है कि कितने का है, तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 3 4 5, 5 रॉस हो गई इसके अंदर, ठीक है, 5 रॉस हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल जो आपके पास लाइन्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 रॉ हो गई। और कॉलम कितनी हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गई। तो ये ऊपर जो मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पे बना हुआ था ये 5/3 का बना हुआ है, सही है। तो अब आप कितने भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो उसको आप पता कर सकते हो, और अब आपको ये आ चुका है। आई होप यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा, इसको अपने पास नोट डाउन करो। चलो अब हम जो है वो अपने आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना बोर्ड पे, ये तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर पास पेपर उठा के देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको उधर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अच्छा सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। बहुत सिंपल बात है, जब आपके पास ए मैट्रिक्स हो और वो बी मैट्रिक्स हो और दोनों आपस में बराबर हों और उनके एलिमेंट रॉस कॉलम सब सेम हो, तो वो आपके पास होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, सही है। देखो आपके पास ये ए मैट्रिक है, इसके अंदर ऑर्डर है 2x2, इसके अंदर भी ऑर्डर है 2x2। अच्छा ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। देखो इसको ज़रा समझो इस तरह से, 2 matrices A and B are said to be equal if they have the same order। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, सिर्फ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, ऑर्डर या डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी जो इनके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है ना मैट्रिक्स के अंदर, वो भी सेम होने चाहिए। ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। अभी शायद आपको ये अलग अलग लग रहे होंगे ना, सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे अच्छा सर ये तो सेम है, 1 3 2 4। अच्छा बी को ज़रा देख लो, तो ये हो जाएगा 2 - 1, ऑब्वियस है 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4। तो देखा क्या हुआ, 1 2 1 2 3 4 3 4, यानी ए या बी कह लो, बल्कि ए पहले लिख लो, ए इक्वल टू बी है। तो इस सिचुएशन में आपके पास हो गया मैट्रिक्स हो गए इक्वल मैट्रिक्स। याद रखना फिर कह रहा हूँ, ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 5 आ जाता तो ये इक्वल नहीं रहते, क्यों, क्योंकि एलिमेंट में फ़र्क आ गया, सही है, तमाम एलिमेंट मैच करने चाहिए। अच्छा रॉ मैट्रिक्स, सिंपल बात है, समझ में आ रही है। ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ ओनली कंटेन करेगा रॉ, जिसमें रॉ होगी, सिर्फ एक रॉ होगी, इसके अलावा आपको और कोई दूसरी रॉ देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो इस तरह का मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। अब इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि इसमें इन्होंने कहा हुआ होगा कि m = 1 है, या i = 1 भी कह सकते हैं, सही है। तो m = 1 है, इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू अब 1 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए मैं देखूं तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 क्रॉस 3, यानी रॉ 1 है। देखो रॉ कितनी है, 1, कॉलम कितना है, 1 2 3, सही है।
अब आप बोलोगे सर कॉलम भी एक होना चाहिए, नहीं कॉलम एक नहीं है। देखो ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा। बेशक एलिमेंट सिर्फ एक कंटेन किया हुआ है लेकिन कॉलम अलग अलग है, सही है। तो ये आपके पास रॉ मैट्रिक्स हो गया और इसका ऑर्डर हो गया 1/3। तो रॉ मैट्रिक्स में हमेशा आपको m की वैल्यू इक्वल टू 1 मिलेगी, या इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि m 1 क्रॉस n, या इस तरह से भी आपके पास आ सकता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं मैं बता रहा हूँ, या ऐसे भी आ सकता है। तो आप पहचान लेना कि ये रॉ मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब आ जाओ कॉलम मैट्रिक्स। ऑब्वियस है कि कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट एक कॉलम होगा, एलिमेंट ज़्यादा हैं लेकिन कॉलम एक है। देखो एक कॉलम है, इसके अलावा तो कोई और कॉलम नहीं निकल रहा ना, तो ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि n की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। ये देखो यहाँ पर, या j की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसको इस तरह से भी लिख के आपको दिया जा सकता है कि m क्रॉस 1, यानी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है। अच्छा, इसमें रॉ 3 है, 1 2 3, 3/1 का ये मैट्रिक्स है आपके पास, सही है भाइयों और बहनों। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर आएंगी, यानी जो वैल्यू n की होगी वही वैल्यू m की होगी। देखो अब कैसे, 3/3, 2/2, 4/4 और 5/5, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर इसको मैं लिखूँ, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर है यानी कैसे पहचानोगे, सबसे पहले रॉ देख लो कितनी है, 1 2 3, 3 रॉस हो गई, 1 2 2 3, 3 कॉलम हो गए, तो 3/3। अगर रॉ और कॉलम आपस में बराबर है, इट्स मीन कि ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल है कि रॉस और कॉलम बराबर नहीं आ रही होंगी। अच्छा, कभी कभार बच्चे ये सोचते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा हो रहा होगा कि रॉस ज़्यादा होंगी या कॉलम कम। नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट सिंपल है कि रॉस और कॉलम बराबर नहीं होंगी। कैसे, अब देखो यहाँ पर रॉस कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितना है 1 और 2, तो रॉस और कॉलम अलग अलग हो गए। रॉस आपके पास हो गई 3, कॉलम आपके पास हो गया 2, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉस नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर नंबर ऑफ रॉ और कॉलम बराबर नहीं होंगी। अगर मैं मुख्तलिफ ऑर्डर लिखूँ तो 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 2, इस तरह से भी हो सकता है। रॉस और कॉलम बराबर नहीं आनी चाहिए, या ये कह लो दोनों तरफ सेम चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से बात समझ में आ रही है कि ना ही इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा रॉ में और ना ही कोई एलिमेंट होगा कॉलम में। अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो फिर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं रहेगा, सही है। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स को आप हमेशा ऐसे लिखते हो क्योंकि फिर हमें जो है ना आगे कंडीशनें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज़ ज़ीरो। एवरी का वर्ड याद रखना, इन्होंने ये नहीं बोला एलिमेंट ज़ीरो, इन्होंने कहा एवरी। एवरी का मतलब कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। ऐसा नहीं है कि अगर -1 आ गया तो भी ये ज़ीरो है, नहीं, सब ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। इस ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा या जो भी एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। mn यानी कोई भी एलिमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ना ही रॉ होगी ना ही कॉलम होगी, यानी ना ही कोई कॉलम में वैल्यू होगी ना ही कोई रॉ में वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, अगर ये इस तरह से होता तो अब आप इसको क्या ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि बेशक 3 एलिमेंट तो ज़ीरो हैं लेकिन चौथा ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए चारों का ज़ीरो होना लाजमी है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर आपके पास जस्ट डायगोनल में एलिमेंट होंगे, उसके अलावा सारे ज़ीरो होंगे। डायगोनल आपको पता है कि अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं या एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो लाइन आती है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को मिलाने वाली, वो डायगोनल होती है आपके पास। इस तरह की लाइन होती है, ये रही लाइन आपके पास, DIAGONAL, डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल हो गई। मैट्रिक्स में भी आपको कुछ इस तरह से ही नज़र आ रहा होगा, ये डायगोनल है, यानी जस्ट सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे
उसके ऊपर भी ज़ीरो होगा, उसके नीचे भी ज़ीरो होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक एलिमेंट होगा, नहीं, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट आ गया तो ये डायगोनल अब नहीं रहेगा, तो सब ज़ीरो होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी, जस्ट आपके पास डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए। डेफिनेशन भी यही है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे इफ़ ऑल द नॉन डायगोनल मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो डायगोनल के अलावा हैं, ये वाली जो लाइन है ना वो डायगोनल लाइन है आपके पास, तो इसके अलावा जो एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल, मैंने ये लिख दिया काफ़ी, तो इज कॉल्ड बिल्कुल सही, DIOGONAL ये आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, देख लिया, इस तरह से होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल अगर ये A है तो आपके पास ये होता 1 0 0 2। अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि देखो जस्ट डायगोनल में एलिमेंट है, उसके अलावा ऊपर नीचे सब ज़ीरो है। सही है, अच्छा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में ले गया। अब चलते हैं अपने मज़ीद फर्दर की तरफ। तो स्टूडेंट अब यहाँ से हमारे पास जो है वो मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं, और जिसमें से अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर यूनिटी, और उसके बाद फर्दर पढ़ते हैं। देखो भाई, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि डायगोनल भी होता है। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे ना वो सेम होंगे। सही है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल है या जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट सेम है वो स्केलर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो डेफिनेशन लिखी हुई है अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मगर इसको स्केलर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तमाम सेम आएंगे हमेशा। इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखो 5 5 डायगोनल में है, डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हैं लेकिन सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स। तो एक बात यहाँ पर लिखी हुई भी है मैंने कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, जितने भी आपको स्केलर मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होंगे। देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होगा, नहीं, कभी कभार डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा होगा, लेकिन तमाम स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। ये MCQs में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर भी है, क्यों? क्योंकि डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सब A हैं, लेकिन अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है मगर स्केलर नहीं है। क्यों? क्योंकि A B A हो गया, लेकिन अब ये डायगोनल और स्केलर दोनों हो गया। बात समझ आ गई ना? चलो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, मगर इसमें जो डायगोनल है वो हमेशा 1 होगा। जैसे देखो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 हमेशा, और इसको I से डिफाइन किया जाता है, I लिख दिया जाता है, तो जहाँ भी I लिखा हुआ समझ लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो दोनों में से कुछ भी आ जाए आप पहचान लेना। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल में तमाम एलिमेंट 1 है, तो इसलिए यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में ये होगा कि डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो तो नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट है वो ज़ीरो होंगे। देखो यहाँ पर अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल। देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो जब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट रादर देन ज़ीरो हैं, यानी ज़ीरो के अलावा हैं, तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा। R0 इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है, और बिलो वाले ज़ीरो होंगे, ऊपर वाले ज़ीरो नहीं होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले ज़ीरो नहीं होंगे, डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो तो ज़ीरो हैं, लेकिन लोअर वाले ज़ीरो नहीं होंगे, तो इसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या है कि n = m होगा। अभी अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो 3/3 का है, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल है आपका उसके नीचे। अच्छा, मेन का क्या मतलब है? ये पहला वाला डायगोनल मेन होता है आपका, ये वाला भी एक डायगोनल होता है,
अगर मैं बनाऊँ तो ये भी एक डायगोनल है, लेकिन आपने ये वाला नहीं देखना, आपने पहले वाला डायगोनल देखना है। इधर भी देखो, मैंने पहले वाला डायगोनल देखा था, सही है। तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर में याद रखना आई बड़ा होता है जे से, लोअर में याद रखना आई छोटा होता है जे से। अच्छा, अब ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तो आप बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, 9-10 में भी किया होगा। जस्ट रॉ को कॉलम बना देना या कॉलम को रॉ बना देना, ये आपके पास ट्रांसपोज होता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स। आपने कोई भी मैट्रिक्स थे या कुछ भी सॉल्व किया मैट्रिक्स को, तो आपके पास एक और मैट्रिक्स आया। अब उस मैट्रिक्स में आपने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, यानी रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बना दिया। तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, कोई भी ए मैट्रिक्स से आपको कोई मैट्रिक्स मिला, बाय इंटरचेंज इट्स रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑफ मैट्रिक्स इफ डिनोटेड बाय इट इज़ डिनोटेड बाय ए टी। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ है कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर पावर में टी लिखा हुआ होगा, ये याद रखना। अब ट्रांसपोज में करते क्या है, थोड़ा आसान करके समझ लो। रॉ को कॉलम बना दो या कॉलम को रॉ, तो मैं यहाँ रॉ को कॉलम बना रहा हूँ। ये आपके पास रॉ है, अब ये कॉलम में आ जाएगी 1 2 3। ये आपके पास रॉ है दूसरी, ये कॉलम हो जाएगा 0 5 7। जब आप ट्रांसपोज करते हो तो रॉ और कॉलम का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे रॉ कितने थी, 2/3 है ना। देखो 2 रॉ थी, 1 2 रॉ हो गई, 3 कॉलम हो गया, 1 2 3, सही है। तो 2/3 था, मगर यहाँ देखो क्या हुआ, 1 2 3, रॉ 3 हो गई, कॉलम कितना हो गया, 1 2। तो एक बात याद रखना, जब भी आप ट्रांसपोज लेते हो तो रॉ और कॉलम आपस में मतलब ऑर्डर जो है वो बदल जाता है। 2/3 से 3/2 हो जाएगा, 4/5 होगा तो 5/4 हो जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा चलो अच्छा याद रहेगी आपको बात। अक्सर ये बहुत डिटेल में जाती हैं चीज़ें। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सिंपल मैट्रिक्स है। आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और जो मैट्रिक्स था वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स, और ज़्यादातर ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है 3/3 या 4/4 या इसी तरह 5/5, बढ़ाते रहो इस तरह नंबर। A square matrix A is called symmetric matrix if AT equal to A। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ज़रा ये देखो। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज में क्या करूँगा, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ बना लूँगा। तो रॉ को कॉलम बना लेते हैं, 1 3, ये आपकी रॉ थी, देखो कॉलम बना दी। ये आपकी रॉ थी, देखो कॉलम बना दी। 3 2, जो था वही आ गया, 1 3 3 2। तो इस सिचुएशन में जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी जितनी भी बार ट्रांसपोज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, वो जो था वही रहेगा, जू का थू रहेगा, सही है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब आता है ज़्यादा हार्ड वाला, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही हार्ड कहूँगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो आपके पास ए था वही ट्रांसपोज रहेगा, मगर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ज़रा इधर देखो, जो आपके पास ए था वही रहेगा मगर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ए था वही टी है मगर नेगेटिव आ जाएगा। अब ज़रा मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, लिख लेना, सही है। सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं आपको, यहाँ कर लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स है, इस ए का मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ए और टी हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, रॉ कॉलम बन जाएगी, 0 -4 0 -4 1 4 0 3 4 4 0 3 -1 3 0 -1 3 0। अच्छा, अब मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ए टी इक्वल टू, तो ये आ गया माइनस, कॉमन आ गया। देखो जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर की साइन तब्दील हो जाती हैं। 0 के साथ तो कोई साइन भी नहीं है और लगाओगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ प्लस था तो माइनस हो गया, इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन निकालोगे अंदर की साइनें तब्दील हो जाएंगी, उलट हो जाएगी। प्लस था तो माइनस हो गया,
प्लस था तो माइनस हो गया और 0 एज इट इज रहा। ये मैट्रिक्स देखो कौन सा वाला है, देखो ये ए वाला मैट्रिक्स बन गया वापस, 0 -4 1 4 0 -3 -1 और 3। अच्छा एक मिनट, शायद यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक आ रही है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमने जो है ना क्या किया था, हमने रॉ को, इस वाली रॉ को कॉलम बनाया था 1 3, इस वाली रॉ। अच्छा हमने क्या किया, हमने यहाँ माइनस लगाना भूल गए थे, हम यहाँ माइनस लगाना भूल गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। सही है, तो मैंने इस वाली रो को उठाया होगा, कॉलम बनाया होगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो माइनस आ गया, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। सही है, शायद मैं लिखते हुए मैं ना माइनस लगाना भूल गया था, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए। क्यों माइनस आना चाहिए, देखो 4 0 -3 था ना, तो 4 0 -3 में माइनस लगाना भूल गया था, जिस वजह से ऐसा हुआ। तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो तो माइनस कॉमन निकलने की वजह से साइन तब्दील हो गई और ए मैट्रिक्स दोबारा बन गया, 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 और 0। देखो तो ये चीज़ कंडीशन प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमेशा ऐसी ही होगा आपके पास। सही है, तो आई होप समझ गए होगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सॉल्व करके भी दिखाया। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, मज़ीद मैट्रिक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो हम आगे पढ़ते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन्हें समझते हैं। और याद रखिएगा, इन्हें ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी आसान तो हैं लेकिन इसमें ज़रा सा आप मसला करेंगे तो मुश्किल पड़ेगी। सही है, अब देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स, और याद रखना इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ हो रहे होंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ़, कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट उस वक्त होगा जब आप उसका ए का स्क्वायर लो, यानी ए का स्क्वायर लो और दोबारा ए आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट है। स्क्वायर से क्या मुराद है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा दो। देखो ए स्क्वायर का ये मतलब है, मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। ए स्क्वायर का ये मतलब है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कराने पर ए ही वापस आ गया तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। समझे, देखो अब ये ए मैट्रिक्स है, अब चेक करते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं। अगर आइडेम्पोटेंट होगा तो क्या होगा कि यही चीज़ दोबारा आ जाएगी ए स्क्वायर लेने पर। तो ए स्क्वायर लेके देखते हैं, ए क्या है आपका 2 -1 1 -2 3 और -2। याद रखना ये रफ़ वर्क होता है और ये रफ़ वर्क करने के लिए आपको पेपर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब इसके साथ मैं ए ही मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यानी यही चीज़ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, -2 -4, इसको लिख लो अपने पास, -1 3, मेरे साथ साथ लिखते रहो, 1 -2 सही है। देखो ये भी ए है, ये भी ए है, इसका मतलब है ए स्क्वायर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कराने का तरीका आप पीछे पढ़ चुके हो, वैसे तो नोट में ये लिखा हुआ था, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ये तो ई कैट की क्लास है ना, तो आपके लिए मसला नहीं है। अच्छा करना क्या है, रॉ को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम के साथ। सही है, पहली रॉ को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रॉ को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रॉ को तीसरे कॉलम के साथ। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा वही लिख दूंगा मैं, ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। तो अभी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इस रॉ को, तो 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस और 4 आ गया। देखो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा बंद करके लिखूँ तो ये ऐसे होता है 2 और 2 और फिर प्लस आता है, लेकिन हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, क्या मसला है डायरेक्ट करने में। सही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसे। तो 2 × 2 और दो एलिमेंट के दरमियान में प्लस आएगा हमेशा, तो 2 × 2 ये आ गया आपके पास 4। अब यहाँ आना था प्लस, सही है, -2 -1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 2, -4 और यहाँ आना है प्लस। मैंने कहा ना दो एलिमेंट के दरमियान प्लस आएगा, तो -4 -1 क्या आएगा -4, तो माइनस प्लस -4। समझ गए। अब ये वाले रॉ कॉलम के साथ, तो ये हो गया आपके पास -4 -6
तो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 8, सही है। -8 माइनस, देखो ये हो गया इसके साथ हुआ तो -8, ये इसके साथ हुआ तो -8, और ये इसके साथ हुआ तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया आपके पास इसके साथ सॉल्व होकर 12, ठीक है 12 हो गया। अच्छा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे ज़रूरत तो नहीं है कि मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पहले भी इसे पढ़ चुके हो, बहुत डिटेल में जाके पढ़ चुके हो। अच्छा चलो मज़ीद आगे की तरफ सॉल्व करते हैं और इसको आगे देखते हैं, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो पानी वगैरह मैंने पी लिया, ताकि भाई मैं भी थक रहा हूँ ना काफ़ी देर से, इसलिए चलो अब आगे करते हैं। अच्छा अब देखो, अब पहली रो तो हो चुकी है और कॉलम भी हो गए हमारे। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो क्या हो गया आपके पास -2 और -3 और 4 हो गया, ठीक है। -1 -2 तो ये 2 हो गया, 3 से हुआ तो +9 हो गया, 4 -2 से हुआ तो -8 हो गया, ठीक है। माइनस, अब ये वाली रो इस वाले कॉलम के साथ होगी, तो माइनस माइनस +4 हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 12 हो गया, 4 × 3 ये भी 12 हो गया, तो जस्ट 4 आ जाएगा, सही है। अब आ जाओ तीसरी की तरफ आ जाओ। तीसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे के साथ। 1 2 के साथ हुआ तो 2, -2 -1 तो +2, -3 -1 तो -1, 1 2 के साथ हुआ तो -2, -3 के साथ हुआ तो -2, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6, -3 × -4 +6, सही है। 1 4 के साथ हुआ तो -4, -2 इसके साथ हुआ तो 8, और -3 +6 +9, सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। चलो अब इसको मज़ीद जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब a का स्क्वायर का जवाब क्या आ रहा है आपके पास, देखो ये सारे सॉल्व हुए तो -4 +4 कैंसिल हो गए, जस्ट 2 रह गया। अच्छा ये सॉल्व हुआ तो कितना हो गया आपके पास -10, -4 -6 -10 और -10 + 8, तो आपके पास क्या बचा -2, ठीक है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अच्छा ये हो गया आपके पास -16 + 12 तो -4 बचा आपके पास, सही है। अच्छा ये कितना हो गया आपके पास -5 + 4 -1 आ गया। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 9, इसको कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 11 -8 आपके पास 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा -12 + 12 कैंसिल हो गया तो 4 बच गया जस्ट। ये यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ पर हमने शायद माइनस गलत लगा दिया है, माइनस सही है, वैसे तो सही है हाँ। तो ये आपके पास कितना हो गया 4 के बाद 3, एक शायद हमारा माइनस गलत आ रहा है। अच्छा ये 1 मिनट, यहाँ देखो हमसे गलती हो रही है कि हमने इसको इससे करके 2 लिख दिया, इसको इससे करके -2 -1 तो +2 हो गया, लेकिन -3 1 के साथ सॉल्व होकर 3 आना चाहिए था, 1 नहीं आएगा, सही है। तो ये आपके पास कितना हो गया 4 और 1 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और -3 के साथ सॉल्व हुआ तो 1 बचा। अच्छा +6 -6 -2, तो यहाँ पर आपके पास देख लो कितना आ रहा है, यहाँ पर आपके पास इन दोनों को सॉल्व किया तो मैंने हो गया 12 -12 + 9, तो आपके पास बचेगा 3, ठीक है 3 बच गया आपके पास, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि -12 और +9 तो ये बचा आपके पास 3, सही है। अब देखो जो मैट्रिक्स A था वही A² आ गया, 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 3, तो यानी इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अब इसको मैंने सॉल्व करा दिया, वैसे इसमें टाइम लगता है लेकिन मैंने चलो करा दिया जल्दी। समझ में आया ना, मैंने रॉस को कॉलम से सॉल्व किया था, जो कि आप
सीख चुके हो पहले मुझसे, बहुत पढ़ चुके हो आप इसको, 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना। अच्छा, अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर आप क्या करोगे कि a की पावर p रखने की कोशिश करोगे और ऐसा नंबर रखोगे p में कि उन दोनों को आपस में सॉल्व किया जाए तो a 0 हो जाए। मैं ज़रा थोड़ा समझा देता हूँ करना क्या है। अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए सच दैट आप यहाँ पर p पर कोई ऐसा नंबर रखोगे जैसे कि 2, 3, 4 कि जब उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए तो मल्टीप्लाई करा कर वो क्या दें आपको? 0 दें। 0 जैसे हमने तो कभी यहाँ मल्टीप्लाई कराया था ना, तो उसने a दे दिया था। इसी तरह से p आपने ऐसा नंबर रखना है 2, 3, 4 कि वो 0 दे दे। तो जस्ट ऐसे ही आप उसे मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल a की पावर मैंने रखा 2, तो आपने क्या करना है, ये 0 आ जाएगा। तो यानी a और a का स्क्वायर करोगे, a को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 आ जाएगा। और मज़े की बात ये है कि अगर आप इसको वाकई a स्क्वायर करते हो तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका a स्क्वायर कर लो, ये जो दिया हुआ है ना मैट्रिक्स, इसका a स्क्वायर कर लो, आंसर आपके पास ये आएगा 0, यानी नल मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, कि पावर ऐसी रखी जाए कि आपके पास 0 हो जाए, a 0 हो जाए। सही है। अच्छा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है इसमें मुझसे। ऐसा मैट्रिक्स कि अगर आप उसका स्क्वायर करो, मतलब फॉर एग्जांपल आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ मैं मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ ताकि अगर आप सॉल्व करके प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, और इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, -5 ये मैट्रिक्स अपने पास से नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये सॉल्व होते हैं तो पता चलता है कि ठीक है या गलत है। तो 0, 0, -5। अब अगर आप इस मैट्रिक्स का a स्क्वायर करोगे ना, यानी यही काम करोगे, तो ये आंसर पता है आपको क्या देगा? ये आंसर आपको देगा, a स्क्वायर करने पे ये आपको आंसर देगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यानी अगर इस a को इसी a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अगर ये आंसर आता है तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। सही है। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर आपके अच्छा एक और बात, जो p है ना वो आपके पास इंडेक्स या डिग्री कहलाएगा। सही है, इंडेक्स या डिग्री। फॉर एग्जांपल कौन सा आपने ऐसा नंबर रखा था सबसे छोटा कि जो a मैट्रिक्स दिया हुआ था वो 0 हो गया, तो वो इंडेक्स p जो है वो आपको इंडेक्स कहलाएगा। सही है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा कि आप k में कोई ऐसा नंबर रखोगे कि a जो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा वो दोबारा आ जाए। अब इसका भी मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये आपको a मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि आपके पास 1, -3 और 2, -2, 2, 0, -6, 9 और -3। सही है। अब देखो समझो, अब ये आपने a दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, k+1 करोगे। a के अंदर, a के ऊपर पावर में k में कोई नंबर रखोगे, जैसे 1 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, और फिर वो आपके पास क्या बन जाएगा, a³ या a स्क्वायर। अब वो a स्क्वायर को सॉल्व करो। अगर वो a स्क्वायर को सॉल्व करने पर a दोबारा आ गया, या a³ को सॉल्व करने पे a दोबारा आ गया, तो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। और ये जो k है ना, इस k को आप कहते हो पीरियड। पीरियड से मुराद कि k की कौन सी ऐसी वैल्यू आपने रखी थी कि जो मैट्रिक्स a था वो दोबारा आया। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ k की वैल्यू रख लेता हूँ 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 1, 3 = a। यानी आप a की पावर 3 करोगे तो a दोबारा आ जाएगा। a की पावर 3 से क्या मुराद है, a की पावर 3 से मुराद ये है कि आप a × a करोगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर लेना। लेकिन फिर जो दोनों को आपस में सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो आपके पास a होगा दोबारा। अब ये काफ़ी बड़ा है, अगर मैं ये कराऊँ ना तो आधा घंटा इसमें निकल जाए, तो इसलिए मैं ये नहीं करा रहा। आपको बस हमें याद रखनी है, इस बात को भूलना नहीं है। अच्छा, अब आता है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स बहुत आसान है। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये है,
आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी रॉज भी सेम है कॉलम भी सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी पर होगा, इस कॉल हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ आप ए का कॉन्जुगेट करो और ट्रांसपोज करो, वो दोबारा ए आ जाए, तो आपके पास ये कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, अब पहले आप लोग मुझसे पूछोगे सर पहले ट्रांसपोज करना है या कॉन्जुगेट करना है, तो पहले कॉन्जुगेट करना है उसके बाद ट्रांसपोज करना है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, जस्ट आयोटा की साइन तब्दील होगी। मैं ये करके दिखा देता हूँ, ये समझ नहीं आएगा इतनी आसानी से, बाकी तो समझ में आ जाएंगे आपको, इधर थोड़ा मुश्किल होगा। जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, अगर आप उसे गौर दोगे तो अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मैं लिखवा नहीं सकता ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सवालात हैं ये। अच्छा देखो, कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास जो ए दिया हुआ है उसका अगर आप ट्रांसपोज करो या उसका कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट कर लो बाद में ट्रांसपोज कर लेना, और अगर वो ए ही दोबारा आ जाए तो आपके पास इस सिचुएशन में जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलो मैं करते हैं, पहले मैं करूँगा कॉन्जुगेट, उसके बाद मैं करूँगा ट्रांसपोज। तो पहले मैं कर रहा हूँ कॉन्जुगेट, तो ये ए मैट्रिक्स उठाया मैंने, इस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया। अब कॉन्जुगेट में याद रखना जस्ट आयोटा की साइन तब्दील होगी, तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये +2 आयोटा हो जाएगा, ये -9 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अभी हो जाएगा आयोटा, चूँकि साइन तब्दील होगी, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, -5 आयोटा और -2 आयोटा। पीछे पढ़ चुके हो आप लोग इस चैप्टर को, सही, इस बात को मैं बता भी दूंगा दोबारा। 5 आयोटा, 8 और आयोटा, सही है। ये हो गया आपके पास 9 आयोटा, ये हो गया आपके पास 2 आयोटा, ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा और ये हो गया 4। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आयोटा की साइन होती है वो तब्दील हो जाती है। अगर, या फिर आप ये कह लो कि आप कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ माइनस मल्टीप्लाई करा देते हो। तो देखो, इसके साथ अगर मैंने माइनस मल्टीप्लाई कराया तो प्लस था, माइनस आपने मल्टीप्लाई कराया तो माइनस हो गया, इसके साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई कराया तो प्लस हो गया। दोनों बातें कह सकते हो, या तो साइन उलट हो जाती है कॉन्जुगेट में या माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, और दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है। तो क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ आयोटा था वहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करा दिया या साइन उलट कर दी। 9 था -9 हो गया, 2 था -2 हो गया। अब ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज कैसे करोगे, इस तरह से, ठीक है। अब रॉ को कॉलम बना दो। ये रॉ है आपकी पहली वाली, ये पहली वाली रॉ है आपकी, देखो कॉलम बन गई। 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा और -9 आयोटा, सही है। ये पहली वाली के साथ हो गया काम। अब दूसरी वाली रॉ के साथ काम कर लेते हैं। रॉ थी, कॉलम बन गई आयोटा, 5 -5 आयोटा और -2 आयोटा। अब तीसरी वाली रॉ के साथ काम कर लेते हैं। -2 आयोटा, 5 आयोटा, 8 और आयोटा। अब चौथी वाली के साथ काम कर लेते हैं। 9 आयोटा, 2 आयोटा, माइनस आयोटा और 4। देखो, जो अब ये किसके बराबर है, देखो ये ए के बराबर आ गया। 1 आयोटा -2 आयोटा 9, देखो ये ए के बराबर आ गया ना, ए के बराबर आ गया। माइनस आयोटा 5 आयोटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा -5 आयोटा 8 माइनस आयोटा, 9 आयोटा -2 आयोटा आयोटा 4। तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो समझ गए ना बात। अब जहाँ पर छोटे हैं वहाँ पर मैं करवा भी दूंगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है वहाँ पर मैं समझा दूंगा। तो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब जो है वो अपना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ लेते हैं। देखो भाई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो रहा होगा, इसको लिख लो यार। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कुछ नहीं होगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जस्ट ये होगा कि ये जो माइनस है ना, ये प्लस, और ये जो प्लस आ रहा है ना, या माइनस आ जाएगा। सेम तरीके से आप सॉल्व करोगे, सेम तरीके से आप सॉल्व करोगे, बस जस्ट आखिर में आके ना माइनस कॉमन निकाल लोगे, तो फिर वो इस सिचुएशन में आ जाएगा। इसे आप कहोगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो
हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है, इस क्यू में बस माइनस आ जाएगा। यहाँ तक सोल्यूशन उसका भी सेम रहेगा इस क्यू हर्मिशियन का, बस यहाँ पर आके माइनस कॉमन निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ सर ने बात सही करी थी। तो आई होप इस क्यू हर्मिशियन समझ गए होगे। चलो अब आगे चलते हैं, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है कुछ आसान चीज़ें देख लेते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, और ये है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली इसके अंदर जो है वो दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे हो, मतलब एडिशन हो रही होगी, दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, या फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन, और ये बहुत आसान है। चलो अब सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या हो रहा होगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी यानी कोई भी नंबर आपके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सही है। यानी फॉर एग्जांपल देखो ये 2 और आपका मैट्रिक्स है A, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ। अब इसे करेंगे कैसे ये मैं बता देता हूँ। लेट A आपके पास मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर एलिमेंट होंगे A I J, सही है। इज़ अ मैट्रिक्स एंड K इज़ अ स्केलर या कांस्टेंट, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स A डिनोटेड बाय KA। अब KA का मतलब क्या है, KA का मतलब ये है कि आपके पास कोई कांस्टेंट है जो कि आपके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो भी आपका कांस्टेंट है ना वो आप मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास था मैट्रिक्स A और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो अब क्या होगा, 2A हो जाएगा और 2 तमाम एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 हो गया। या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 2 4 3 5, ठीक है। और अगर इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा, ये आसान था, ये कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। अब आगे हमारे पास होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं हो रहा होगा, जस्ट आपके पास जो है दो नंबर जो हैं, मतलब दो मैट्रिक्स जो हैं वो उनका आपस में एडिशन हो रहा होगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। बेसिकली ये अक्सर जो है ना पूछ लिया जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा ये कोई हार्ड नहीं होते लेकिन पूछ लिया जाता है। तो देखो इसकी वर्डिंग पढ़ लो पहले। दो मैट्रिक्स हैं, इनको जस्ट आपस में आप ऐड कर रहे होगे। अच्छा ऐड करने के लिए एक चीज़ याद रखना, ऑर्डर का सेम होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर इसका है ना, जैसे इसका ऑर्डर 3/3 का है तो इसका ऑर्डर भी 3/3 का होना चाहिए, वरना ऐड नहीं हो पाएगा, सही है, क्योंकि कुछ एलिमेंट फिर कम पड़ जाएंगे यहाँ पर। तो देखो लिखा हुआ है इफ़ A and B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है। देखो इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, डायमेंशन भी कहते हैं हम उसे, M क्रॉस N। देन देयर सम A + B इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, तो जो तीसरा मैट्रिक्स निकलेगा इन दोनों को ऐड करने की वजह से उसका ऑर्डर भी 3/3 का होगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं, ऑब्टेन बाय एडिशन ईच एलिमेंट ऑफ A विद द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B। अब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल A11 है ना, तो A11 को आप B11 के साथ ऐड करोगे, इसे कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप A11 है तो वहाँ पे B11 ऐड होगा आपस में, यानी A11 प्लस B11 के साथ ऐड होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि A11 को B12 के साथ ऐड कर दिया या A12 को B11 के साथ ऐड कर दिया, ये नहीं। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि A11 B11 के साथ ऐड होगा, उसके अलावा और किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे आप। A12 B12 के साथ ऐड होगा, उसके अलावा किसी और के साथ ऐड नहीं होगा। तो चलो A और B की एडिशन कर लेते हैं। तो A और B की एडिशन को लिखने का तरीका किस तरह का है कि A1 + 4, देखो मैंने क्या किया कि जो आपके पास A11 था उसको B11 के साथ ही ऐड किया, 2 + 7 3 + 8 4 + 3 5 + 2 6 + 1 7 + 9 8 + 5 9 + 6
तो क्या हो गया, ये आंसर क्या आ गया। अब इसको आप ये भी कह सकते हो कि कोई सी आपके पास आंसर आ रहा है, आप ये भी कह सकते हो इसे कि आपके पास कोई सी आंसर आ रहा है, ए प्लस बी सी के बराबर भी आप ले सकते हो क्योंकि एक नया मैट्रिक्स बन गया। तो ये हो गया 5 9 5 9 11 7 7 7 और 16 14 और 15 ये आपके पास आया एडिशन होने के बाद। चलो वेरीफाई भी कर लेते कि यही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो बिल्कुल सही आ रहा है, सही है। तो चलो आगे चलते हैं। 5 9 11 7 7 7 16 अच्छा यहाँ पर हमसे गलती हो रही है, यहाँ 13 आएगा, 14 लिख दिया मैंने, 13 आएगा, सही है। बाकी तो ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे भी चलते हैं और आगे भी चीज़ों को समझते हैं। अच्छा अब आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बस सेम है, जस्ट आप उसको माइनस कर दोगे। अभी तो देखो यहाँ आपने ऐड किया था ना, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस जस्ट माइनस कर दोगे और वर्डिंग भी सेम ही है। बस जहाँ जहाँ एडिशन का पड़ता है वहाँ सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, इसमें भी ऑर्डर सेम चाहिए, एम क्रॉस एन, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए माइनस बी करोगे तो ऑर्डर सेम रहेगा, वही ऑर्डर रहेगा जो ए और बी का था। ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ए माइनस बी क्या आएगा आपके पास, देखो 1 माइनस 4 तो -3 आ गया, 2 माइनस 7। अच्छा याद रखना अगर a माइनस बी है तो आप इधर माइनस लगाओगे, मतलब ऐसे करोगे 1 माइनस 4 इस तरह करोगे, सही है। तो ये भी बात याद रखना, जब भी मैंने उसे -3 लिखा है। 2 माइनस 7 तो -4 नहीं -5 आएगा। 3 माइनस 8 तो -8 के साथ आ रहा है तो 5 आएगा। अच्छा 4 माइनस 3 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 के साथ माइनस नहीं है। 5 माइनस 2 तो 3 आएगा। 6 माइनस 1 तो आपके पास 5 आएगा, सही है। 5 माइनस 9 तो -2 आएगा। 8 माइनस 5 तो 3 आएगा। 9 माइनस 6 तो आपके पास 3 आएगा। देखा, ये सब्ट्रैक्शन थी। चलो इसको भी मैच कर लेते हैं कि सही किया है गलत किया है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। 4 एक मिनट, हाँ -3 -5 -5 1 3 5 -2 3 3, चलो सही है, हमारे सही आ गए। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो वहाँ तो जस्ट वो लिखी हुई थी, यहाँ पर ये बात अलग से लिख दी है मैंने। तो लेट ए, आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स में आपके पास एलिमेंट होंगे ए आई जे, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन, यानी देखो ये एम क्रॉस एन। और एक बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। मगर एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि तमाम एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट बच रहा हो, अगर बच रहा होगा तो नहीं हो पाएगा, आगे आएगी ये चीज़ मैं बता दूंगा। ऑर्डर का सेम होना ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बस ये याद रखो। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन यानी 3/3 का है, एंड बी का मैट्रिक्स है बी आई जे, और बी आई जे मतलब एलिमेंट, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस एम, पी क्रॉस एन। देखो पी की तो किसे कहा है इन्होंने, रॉ को कहा है, याद रखना पी इन्होंने रॉ को कहा है। तो एक बात और भी समझ में आ रही है कि अगर आप एम क्रॉस एन, सॉरी, अच्छा अगर आप जो है वो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हो तो या तो रॉ सेम होनी चाहिए या तो कॉलम सेम होना चाहिए, सही। अब इस चीज़ को मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी थोड़ा शायद समझ ना आए। देन देयर प्रोडक्ट ए बी और ए बी, अच्छा आप इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हो या ए बी लिख सकते हो, इज़ द मैट्रिक्स सी। अब ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो एक मैट्रिक्स नया निकल कर आएगा जो कि सी होगा, मैं करके दिखाता हूँ।
अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन सब समझाने के लिए कर रहा हूँ। ए और बी आपने मल्टीप्लाई कराया तो सी बनकर आया। आप ए और बी को कैसे करोगे आप? 2 3 1 5 7 2 8 6 4। अभी कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलना है? ठीक है, कॉपी में कर लो अपने पास, मैंने इससे पहले करा दिया है आपको 2। ठीक है, रुको 1 मिनट, ये लो। ठीक है, अब ये 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कराओगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि सी होगा। उसका ऑर्डर भी 3/3 का ही होगा, क्योंकि आप 3/3 मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में। अच्छा, याद रखना इसमें कैसे होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि रॉ को कॉलम के साथ करोगे। जैसे कि देखो AI1 या A11, तो A11 किसके साथ हुआ? B11 के साथ। देखो सेम है ना, J की जगह 1 कर लो, I की जगह भी 1 कर लो। फिर किसके साथ हुआ? A12 हुआ आपके पास B21 के साथ। देखो B21, I की जगह भी 1 कर लो, उसकी जगह भी 1 कर लो, J की जगह। समझ गए ना? तो रॉ कॉलम के साथ होती है। चलो, उसी चीज़ को जनरल फॉर्म में यहाँ लिख दिया मैंने। अक्सर ये जनरल फॉर्म पूछ ली जाती है MCQs में कि किस तरह से ऑर्डर होता है इनका आपस में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, अब अलजेब्रा तो हो गई हमारे पास मैट्रिक्स की, इसको अपने पास लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा देखें, एक बात यहाँ मैं कहूँगा कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर से खड़ा हुआ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपने इन सबको अपने पास लिख के रखना है, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो ना, तो फिर घंटों का लेक्चर ना देखना पड़े और मुझे दोबारा घंटों का लेक्चर देना भी ना पड़े। आप जस्ट अपना नोट खोलो और एक बार पढ़ लो, आपको रिवाइज़ हो जाए कि हाँ सर ने ये बात करी थी। और ऐसा ही होता है, ठीक है, यही सही तरीका है पढ़ने का। मैंने खुद भी ऐसी किया है। अच्छा देखो, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन। तो देखो, अगर आपके पास 2 वेक्टर है ना, मतलब सॉरी, अगर आपके पास 2 जो है वो मैट्रिक्स है, तो 2 मैट्रिक्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन पर बता रहा हूँ, एडिशन पर होल्ड करते हैं। A+B कर लो या B+A कर लो, आंसर सेम आएगा। आओ करके देखते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सिर्फ ये एडिशन में है। सही है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेंगे। अच्छा देखो, अब ज़रा मैं इनको सॉल्व करा देता हूँ। पहले A+B कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है? A+B का आंसर क्या आ रहा है? आयोटा आ रहा है, आयोटा। और फिर आ रहा है आपके पास 8 आयोटा। उसके बाद आपके पास आ गया 17 आयोटा। उसके बाद आ गया आपके पास -6 आयोटा। अच्छा, अब B कर लो तो भी सेम जवाब आएगा, आयोटा और 8 आयोटा और 17 आयोटा, और यहाँ पर हो गया आपके पास -6 आयोटा। तो कम्यूटेटिव लॉ पर ये एडिशन पर होल्ड करेंगे। फिर बता रहा हूँ, सिर्फ एडिशन पर करेंगे, डिवीजन पर नहीं, ना ही ये सब्ट्रैक्शन पर करेंगे और ना ही दूसरे पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पे भी ओबे नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपके लिए आगे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता देता हूँ कि A माइनस बी बराबर नहीं आएगा B माइनस ए के। सही है, समझ गए? अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डस नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में भी ये ओबे नहीं करेंगे, सिर्फ एडिशन पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप A मल्टीप्लाई B करोगे, आंसर कुछ और आएगा, B मल्टीप्लाई A करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। समझ गए? अच्छा देखो, इफ़ मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड। सही है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी जब 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे होंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। A प्लस बी इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्डर A का होगा और सेम ऑर्डर आपको B का रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, 3/3 का ऑर्डर A का होना चाहिए, 3/3 का ऑर्डर B का होना चाहिए। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 3/3 का मैट्रिक्स ही आपको दोबारा मिलेगा। सही है, ये एक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ देख ली कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। उसके साथ साथ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे कर रहा है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास कौन सी होती है? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं, अगर कोई स्केलर यानी कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कराओगे वेक्टर के साथ तो क्या होगा। देखो ये के क्या है, कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है। ए इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जब भी आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई कराओगे अपने मैट्रिक्स के साथ, आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। हमने पीछे ये करके देखा भी है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा देखो, K1 भी कोई स्केलर है, K2 भी कोई स्केलर है, और A के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहे हो। या फिर आप ऐसे कर लो कि पहले K2 को A1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर K1 को कर लो। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम होगा, और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा MCQs में पूछी जाती हैं। या फिर ऐसे कर लो, K1 प्लस K2, A को K1 के साथ कर लो, फिर A को K2 के साथ कर लो, तो भी आपके पास दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। अब याद रखना, अगर आप कोई नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी या कोई नेगेटिव स्केलर नंबर आप मल्टीप्लाई कराओगे ना अपने वेक्टर के साथ, तो आपका अपने मैट्रिक्स के साथ, तो आपका मैट्रिक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। वेक्टर मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ पर ये भी मैट्रिक्स में भी ओबे हो रही है। तो देखो, कोई मैंने -1 जब अपने मैट्रिक्स के साथ किया तो मेरा पूरा मैट्रिक्स माइनस का हो गया, प्लस का किया तो प्लस का ही रहा। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में ओबे होती है कि ए बी कर लो पहले, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए के साथ कर लो। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये एडिशन पर है, पहले बी और सी को ऐड कर लो, ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर बी ए सी को ऐड कर लो। दोनों सिचुएशन में आंसर आपके पास सेम आएगा। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लो, देखो ये प्लस का साइन नहीं है, ये ट्रांसपोज का साइन टी बनाया हुआ है, मैंने टी बनाया हुआ, सही है। तो आपको टी अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो, अब देखो आपके पास दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो, फिर ट्रांसपोज ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि पहले जो है वो ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर बी का ट्रांसपोज ले लो, फिर ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ऐसे बनेगा कि पहले आप क्या करो, ए और बी को ऐड कर दो, सही है, उसके बाद ट्रांसपोज ले लो। लेकिन अगर आप ये कर लोगे कि पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर बी का ट्रांसपोज ले लो और फिर ऐड कर दो, तो दोनों सिचुएशन में आंसर सेम होगा। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, आंसर सेम मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है ये, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। अच्छा, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है जो कि आपके साथ आपके मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप अपना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो ए के साथ, फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले आप डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। आप कोई भी एक ए मैट्रिक्स लो और उसके साथ जो है वो पहले ट्रांसपोज ले लो और फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दो, या पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रांसपोज ले लो, आंसर सेम है। अब थोड़ा मुझे लग रहा है मुश्किल हो रही होगी समझने में, लेकिन करोगे तो बात समझ आ जाएगी। समझ लो, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे रख लो, सॉल्व कर लो, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। अच्छा देखो, अगर डबल ट्रांसपोज लेते हो तो जो है वही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक बार ट्रांसपोज लूँ, दूसरी बार ट्रांसपोज लूँ, तो मेरे पास आंसर ए ही आएगा। अच्छा, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ लिखती। अब आते हैं हम अपने एक और मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ पर, डिटर्मिनेंट। देखो भाई, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता। आप अपने मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करो तो उसके साथ एक नंबर आता है, वो नंबर ही आपका डिटर्मिनेंट होता है। समझ रहे हो बात? देखो, डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट जस्ट एक नंबर है, और ये नंबर आपको कब मिलेगा? जब आप अपना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट इज़ द नंबर। डिटर्मिनेंट एक नंबर है विच इज़ एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। इस नंबर से आपको पता चलता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्केलर है या नॉन स्केलर है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे ना डिटर्मिनेंट की, तो वो वहाँ पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बस ये बात याद रखना कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये नंबर आपके मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये नंबर आपको कब मिलेगा? जब आप अपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे। अब मैं डिटर्मिनेंट लेना सिखा दूंगा, सही है।
डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज डिनोटेड। अच्छा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे या आपसे निकालने का कहा जाएगा तो वो इस तरह से कहा जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए का ले लो, ये डिनोट करने का तरीका है, या डिटर्मिनेंट ए ले लो, देखो यहाँ राउंड ब्रैकेट लगाया, यहाँ नहीं लगाया, या फिर वो ऐसे कह देंगे कि ए लिखकर दो पैरेलल लाइन या बार बना देंगे, मोड बना देंगे, तो उससे आप समझ जाना कि डिटर्मिनेंट लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना बहुत आसान है। कैसे कि A11 और A22 इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, A11 और A22 आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर माइनस हो जाएंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सही है, तो देखो पहले आपने A11 और A22 को सॉल्व करना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। A11 A22 इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के माइनस लगा दो, अब इन दोनों को करा दो। पहले आपने हमेशा इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व जब आप कर लोगे माइनस लगा दोगे बीच में, फिर इनको सॉल्व कर लेना, फिर ये वाला डायगोनल सॉल्व कर लेना, तो आपका आ गया A12 और A21। समझ गए, हमेशा ऐसे ही होगा। ये तो 2/2 का मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है। अब 3/3 का कराता हूँ, इधर करा रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये हो गया हमारा। चलो अब देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, आप देखना एक नंबर निकल कर आएगा। वो मुझे कह रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट लेके बताओ। अब मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूँगा ना, देखना मेरे पास एक नंबर निकल कर आएगा, तो वही नंबर आपका डिटर्मिनेंट होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है कि सबसे पहले आप देखो 4 को, ठीक है, पहली रो देखो और पहला कॉलम देखो। पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दो, जो बचे उसे यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले क्या था 4, तो 4 लिखो, और ये ज़रूर लिख लेना कि आप ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हो। ये आपका 4 आ गया, पहली रो और पहला कॉलम मैंने छुपा दिया था, तो 5 7 1 6 5 7 1 6। आई होप ये आप बहुत बार ले चुके होगे तो मसला नहीं होगा। अच्छा, अब लगा दो माइनस। अच्छा, अब देखो पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया आपने, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। अब पहली रो छुपा दो, पहली रो छुपा दो और दूसरा कॉलम छुपा दो। इसके अलावा जो बच रहा है वो ले लो, इसके अलावा क्या बच रहा है, और 9 को भी लेना, क्योंकि 9 पर आकर रो और कॉलम मीट हो रही है। देखो 9 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे रो और कॉलम आपस में मिल रही है, तो इसलिए आपको 9 को भी लेना होगा, जैसे 4 को लिया। 3 8 और 7 6। अच्छा चलो, ये हो गया। अब इसको मिटा दो। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप पहली रो को छुपा दो अगेन, और आखिरी कॉलम को छुपा दो, और देखो रो और कॉलम 2 पर आके मीट कर रही हैं, तो इसीलिए प्लस लगाकर 2 ले लो। 3 5 3 5 8 1 3 5 8 1। अच्छा, अब देखो ये 2/2 के हो गए। अब तो आसान है सॉल्व करना, इस तरीके से सॉल्व कर लो जैसे मैंने वो कराया था। 4 आ गया, 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि आपको मुश्किल ना हो। 7 और 1 मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, -9 आ गया। 3 और 6 मल्टीप्लाई हो गए, 7 और 8 मल्टीप्लाई हो गए। सही है, 3 को 6 से, 7 को 8 से, बीच में माइनस। 2 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -5 को 8 से। आप सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 आ गया, 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास होता है 30 -7, ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। ये हो गया 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 और 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं, ठीक है। टेबल अच्छे होने चाहिए भाई इसको करने के लिए आपके। एक मिनट रुको। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 हो गया, -56 हो गया। सही है। अब आ गया आपका प्लस लगा के 2, 3 हो गया और -40 हो गया। सही है।
अच्छा, अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, तो आपके पास कितना बचेगा 23 और -9। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो 18 माइनस 56 आपके पास बचेगा -38। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 37। सही है। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 23 से, 4 मल्टीप्लाई 23 तो 92 माइनस, अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 38 तो 342। अच्छा यहाँ पर हमारे पास 2 भी आएगा, मैंने हटा दिया गलती से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 37, 2 मल्टीप्लाई बाय 37 तो ये आ गया आपके पास 74। अब इन सबको ऐड कर दो, देखो एक नंबर आ गया आपका, ये नंबर आ गया। अब ये नंबर बहुत हेल्प करता है आगे कैलकुलेशन में और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये आ गया 508। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने काम सही किया या नहीं किया। इंशाल्लाह सही काम किया है, गलत काम नहीं करते भाई, ठीक है। नहीं, थोड़ा फ़र्क आ रहा है, थोड़ा फ़र्क है। अच्छा हाँ, फ़र्क क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। हमसे यहाँ एक मिस्टेक हो रही है और वो मिस्टेक क्या है कि देखो 3 माइनस 40 किया था मैंने, है ना। तो 3 माइनस 40 अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास नेगेटिव का साइन भी तो आना चाहिए था ना, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, तो इसको ठीक करो। तो ये आ गया आपके पास +2 और -37। अब सही है, अब सही है। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं भी काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ भाई, सर में दर्द हो जाता है मेरे भी। अच्छा, तो अब आएगा आपके पास माइनस आ गया 74। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लो, अब सही आ जाएगा। 92 + 3 42 माइनस 72 तो 360 आ रहा है आपके पास, 360। ये लो, चेक करते हैं, ठीक है। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, बस जस्ट मैंने वो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि माइनस लेना भूल गया था। तो आपने देखा ज़रा सी मिस्टेक करेंगे तो आंसर हमारा ख़राब आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो हम समझते हैं मज़ीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये माइनर और को फैक्टर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप अगर उठा के देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब सबसे पहले समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। भाई देखो, आपने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, अब अगर वो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स की भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो कि आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में जाकर, लेकिन इंटर में आपको निकालना सिखा देते हैं। सिंपल है, क्या बोला मैंने कि आपने डिटर्मिनेंट लिया किसी मैट्रिक्स का और वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है आपके पास। चलो अब करके दिखाता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन इन्वर्टेबल, इसे नॉन इन्वर्टेबल भी कहा जाता है। मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, डिटर्मिनेंट 0 है। अब देखो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे आएगा कि ए ये हो गया आपके पास 6 और माइनस, और ये हो गया आपके पास 6, ठीक है। अब ये आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट आपने लिया ये 0 आ गया तो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा अगर डिटर्मिनेंट 0 ही ना आए, कभी सोचा है ये बात? चलो अगर नहीं सोची तो कोई मसला नहीं, मैं भी करके दिखा देता हूँ। अब अगर आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो ये नॉन सिंगुलर होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आओ करके दिखाते हैं। डिटर्मिनेंट लो इसका, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 4 माइनस 6, तो ये आ रहा है आपके पास -2। बेशक -2 आ रहा है लेकिन नॉट इक्वल टू 0 तो है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर समझ लिया। अब आओ फैक्टर और को फैक्टर समझते हैं, माइनर और फैक्टर समझते हैं। अच्छा देखो माइनर क्या है, माइनर आपके पास ये होता है
कि कोई रॉ आपने डिलीट कर दी और कोई कॉलम आपने डिलीट कर दी, और रॉ और कॉलम जो डिलीट करी है उसके अलावा जो एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट लेना, ये आपके पास होता है माइनर। बात सिंपल है लेकिन समझ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। मैं भी माइनर निकालूंगा तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी बात। पहले डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छा है कि मैं करके दिखा दूँ। माइनर में आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो आई वाली रो है ना 1, इसको डिलीट कर दो, हटा दो, और जे वाली जो रो है 1, इसको भी हटा दो। अब इसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचे हैं उनका आप डिटर्मिनेंट ले लो। तो उनका जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो वो जो आपके पास चीज़ आएगी वो माइनर होगी। अब आओ ज़रा देखो, आई वाली रो जो 1 है वो हटा देते हैं, जे वाली रो 1 वो भी हटा देते हैं, यानी इसको हटा दिया मैंने और इसको हटा दिया, सॉरी उल्टा हो गया, इसको हटा दिया मैंने और इसको हटा दिया मैंने। तो अब देखते हैं हमारे पास माइनर क्या आ रहा है। माइनर को आप लिखते हो एम से, ठीक है, और यहाँ पर आप आई और जे में ये लिखते हो कि आपने क्या क्या हटाया है, कौन सी रो और कौन सा कॉलम हटाया है। तो मैंने पहली रो हटाई थी और पहला कॉलम हटाया था, तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बचा क्या था, 3, 2, -4 और 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और माइनस, और ये ख़ुद भी माइनस में आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 9 + 8 जो कि बन रहा है 17। तो ये जो M11 ये आया आपका 17। समझ गए माइनर क्या है, कि कोई रॉ हटाना और कोई कॉलम हटा देना या डिलीट कर देना। उनको डिलीट करने के बाद जो आपके पास बच रहा है या जो नंबर बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालना। उनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एक नंबर आएगा, वो नंबर आपके पास माइनर है। फैक्टर भी कुछ इस तरह का होता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। अब ये तो आसान था ना, थोड़ा सा हार्ड कराता हूँ मैं आपको। हार्ड करते हैं ताकि बात और अच्छी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, अच्छा है ना, हार्ड करने से हमारा लेवल भी बढ़ेगा। लेवल सबके बढ़ेंगे भाई, आपको पता है ना, बस बढ़ेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। चलो आओ लेवल बढ़ाते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा बुक वाली एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि ना आपको समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए, वरना बगैर बुक के एग्जांपल के कराऊंगा ना तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। 1 मिनट बस मैं निकाल लेता हूँ फिर आपको करा देता हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि जब कभी बुक से कोई चीज़ देखो ना पढ़ाते वक्त तो मिलती ही नहीं है। चलो मिल गया। अच्छा आओ अब माइनर निकालते हैं। अब माइनर मैंने निकालना है 2 और 3 से, यानी दूसरी वाली रो हटा देना और तीसरा वाला कॉलम हटा देना। उसके बाद जो माइनर आया मुझे बता दो, सही है। तो रो कौन सी हटानी है, दूसरी वाली, ये वाली रो हटा दी मैंने, ये वाली रो मैंने हटा दी, ये वाली मैंने रो हटा दी। आई रो को रिप्रेजेंट करता है, शुरू में पढ़ा दिया। और तीसरी वाली कॉलम हटा दी मैंने, ये तीसरी वाली कॉलम हटा दी। अब बचा क्या आपके पास बचा, माइनर को लिखते हैं ऐसे, 2, 3 ये लिख दिया मैंने। बचा क्या मेरे पास, बचा 1, 4, 1, 4, 0, 2। चलो सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपके पास 2 और 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो जस्ट आंसर आ रहा है 2। तो आपके पास माइनर क्या आया, जब आपने दूसरी रो डिलीट करी और तीसरा कॉलम डिलीट किया तो 2 आया, माइनर आपके पास 2 आया। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं कि सही आया गलत आया। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब को फैक्टर देखते हैं। अच्छा, तो अब को फैक्टर देख लेते हैं। माइनर मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं को फैक्टर भी ऐसे ही निकलेगा। बस को फैक्टर में ये होता है कि जो आपने को फैक्टर में क्या होगा, पहले आप निकालोगे माइनर, ठीक है। जो माइनर निकाली होगी ना उसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे -1 पावर i + j। बिल्कुल उसी तरह से काम होगा को फैक्टर में भी। पहले क्या निकालना है, माइनर निकालनी है। माइनर निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो i है और j है उसको पावर में लिख देना है और -1 से मल्टीप्लाई करा देना है। मतलब -1 जो है वो माइनर से मल्टीप्लाई करा देना है। चलो करके दिखाता हूँ। देखो माइनर पहले पढ़ भी लेते हैं। अ माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ मैट्रिक्स A इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स यानी जो एक बड़ा मैट्रिक्स था उसमें से आपने छोटा मैट्रिक्स निकाला। अभी मैं निकाल के दिखाया भी था आपको। ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, हमने क्या किया, डिलीट करा था रो को और कॉलम को। जब आपने रो को और कॉलम को डिलीट किया तो आपके पास एक
स्क्वायर मैट्रिक्स में से सब मैट्रिक्स निकल कर आया था। अब मैं ज़रा मैट्रिक्स दोबारा लिख देता हूँ। मैट्रिक्स लिखने के लिए मुझे ज़रा मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स मोबाइल में लिखा हुआ है। 1 मिनट रुको, मैट्रिक्स लिख देता हूँ। काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो मोबाइल भी जो है वो अब बंद हो गया है हमारा। चलो अच्छा, ये रहा हमारे पास हमारा मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर हमारा काम नहीं होगा। 1 2 0, 1 मिनट रुको ज़रा। 1 2 0 4 3 2 और -2 -4 और 3। अब इसका निकालते हैं हम, कोफैक्टर निकालते हैं इसका। कोफैक्टर निकालते हैं, फिर आपके डाउट जो हैं मज़ीद और क्लियर हो जाएंगे। माइनर तो चलो माशाल्लाह से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माइनर ही निकालना पड़ेगा। माइनर निकालते हैं। तो भाई माइनर निकालना है हमने, माइनर निकालना है। 1 मिनट रुको, साफ सुथरा काम करते हैं। अच्छा, अब माइनर निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो माइनर क्या आ रहा है? देखो, माइनर हम निकालते हैं I3 रखकर और J2 रखकर, यानी तीसरी वाली रो डिलीट कर देंगे, दूसरा वाला कॉलम डिलीट कर देंगे। तो देखो तीसरी वाली रो कौन सी है? ये वाली तीसरी वाली रो है, ये तीसरी रो है, इसको डिलीट कर दो। ये तीसरा कॉलम है, इसे डिलीट कर दो। सॉरी, तीसरी रो डिलीट कर दिया, दूसरा कॉलम डिलीट कर दिया, तो ये हो गया 3 2। अच्छा, बचा क्या? 1 -2 1 -2 और 2 -4 2 -4। अच्छा, तो ये अब आपका क्या आ गया? ये आपका माइनर आ जाएगा। माइनर आपका आ गया -4 और -2, ये माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से आ गया, और ये -4 ऐसे आ गया आपका। देखो 1 -4 तो -4 लिख दिया, माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से आ गया, और ये आपका -4 हो गया। बाकी काम यहाँ करा देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, क्योंकि अभी माइनर और कोफैक्टर की मदद से ना आपको एडजॉइंट वगैरह भी समझना है। अच्छा, तो अब देखो मेरे पास क्या माइनर क्या आ रही है? 2 3 2। माइनर 3 2 पे क्या आ रही है? 0 आ रही है, क्योंकि देखो -4 है और +4 है, तो माइनर मेरे पास जो आ रही है वो 0 आ रही है। अच्छा, मैं इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि माइनर 0 है या नहीं है हमारी। हाँ, 0 है। अच्छा, अब माइनर तो आ गई, अब आपकी कोफैक्टर निकालनी है। कोफैक्टर के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? और कोफैक्टर किसके लिए निकाल रहे हो? 3 और 2 के लिए। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 और 2। ये रहा इसका जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला याद रख लो अगर मुश्किल हो रही है तो, ठीक है। -1 और 3 और 4। आई आपके पास क्या है? जे आपके पास 2 है, आई आपके पास 3 है, वहाँ भी लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। और माइनर आपके पास जो आ रही है 3 2। अच्छा, माइनर आप क्या निकाल के लाए? ये 5 हो गया, प्लस हो रहा है तो 5 हो गया, और 0। अब आपके पास 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए वैसे तो वो 0 कर देगा, तो 0 आ रही है माइनर। कोफैक्टर आपके पास 0 आ रही है, माइनर भी 0, कोफैक्टर भी आपके पास 0। तो समझ में आ गई बात कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। सही है, पढ़ लेते हैं ज़रा कोफैक्टर को। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड एस Aij इज डिफाइंड एस। यानी अगर कोफैक्टर निकालना है तो इस फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। पहले माइनर निकालना होगा, Ij रख के जो माइनर निकाली है उसे पावर में ले जाना होगा, प्लस करना होगा और -1 करना होगा, ठीक है। गर्मी काफ़ी हो गई है। अच्छा, अब निकालते हैं एडजॉइंट। देखो भाई, एडजॉइंट में कुछ नहीं करना। एडजॉइंट में आपने ये करना होता है कि आपने कोफैक्टर निकालने होते हैं, यानी पहले I1 रखना है और J1 रखना है, फिर I1 रखना है, J2 रखना है, I1 रखना है, J3 रखना है। इस तरह करके तमाम कोफैक्टर आप निकाल लोगे, उसका ट्रांसपोज कर लोगे, उसी को आप एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हो। मुश्किल लग रहा होगा ना। अब ये वैसे से पूछ लिया जाता है, सॉल्व करने के लिए नहीं आता, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। देखो ये लिखा हुआ है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज तो बात ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको निकालना होगा बाय ऑल द कोफैक्टर। ऑल द कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? ऑल कोफैक्टर कैसे निकलते हैं कि आई आपने पहले रखा 1 और जे आपने रखा 2, ये एक कोफैक्टर आ गया। फिर आई आपने रखा 1, जे आपने रखा 2 और 1,
आई आपने 1 रखा, जे आपने 1 रखा, ये पहला कोफैक्टर आ गया। फिर आई आपने 1 रखा, जे आपने 2 रखा, दूसरा कोफैक्टर आ गया। आई आपने 1 रखा और जे आपने 3 रखा, ये तीसरा कोफैक्टर आ गया। इसी तरह से आप करते चले गए और आई आपका 3 आ जाएगा और जे आपका 3 आ जाएगा, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आप तमाम कोफैक्टर निकाल लेंगे, उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये आपका एडजॉइन होगा। अब ये चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई भी है, कोफैक्टर ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए एडजॉइन ए, और एडजॉइन ए को ऐसे डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब एडजॉइन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स बहुत आसान है, इसमें जस्ट डायगोनल आ रहा होगा और इसका आपने एडजॉइन निकालना है। तो एक बार खुद भी पढ़ने की कोशिश करना, इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं लेके गया क्योंकि ये लॉन्ग का सवाल है आपके फर्स्ट ईयर का, तो ये सिर्फ MCQs में एडजॉइन कैसे निकलता है ये पूछ लिया जाता है, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। असल होता है माइनर और कोफैक्टर, जो सिखा दिया मैंने। तो चलो अब आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो रॉ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स समझ लेते हैं और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म समझ लेते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखो भाई, नो डाउट आप लोगों के लिए भी मुश्किल है ये सब चीज़ें मेमोराइज रखना, लेकिन अगर लिख लिया होगा ना, अपने पास कॉपी में नोट्स बना लिया होगा और बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। सही है, तो चलो आ जाओ रॉ ऑपरेशन देखते हैं। देखो रॉ ऑपरेशन आपके पास कैसे होता है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैट्रिक्स की। 1 3 5 6 7 2 11 8 5, ठीक है। देखो भाई, रॉ ऑपरेशन में आप 3 काम कर सकते हो, और रॉ ऑपरेशन हम क्यों करते हैं? रॉ ऑपरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि एचेलॉन फॉर्म और रेडियस एचेलॉन फॉर्म बना सकें। सही है, हम दो रॉस को आपस में प्लस कर सकते हैं और किसी रॉ के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 3 काम आप कर सकते हो। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि काम होंगे कैसे। सबसे पहले पहला वाला स्टेप देखते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा कि आप लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि R12। अब R12 का मतलब है कि आपने रॉ 1 को रॉ 2 बना दिया होगा या रॉ 2 को रॉ 1 बना दिया होगा। मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, मैंने इंटरचेंज करना है, यानी रॉ ऑपरेशन लगा रहा हूँ और इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज में क्या होगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे कि मैं रॉ 1 को रॉ 2 बना रहा हूँ। जैसे अब रॉ 1 को रॉ 2 बनाऊँगा तो रॉ 2 कहाँ जाएगा, रॉ 1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, ये लो पूरी की पूरी रॉ और तमाम एलिमेंट उठकर आएंगे, ऐसा नहीं कि एक नंबर उठकर आएगा। सही है, तो देखो इंटरचेंज का क्या मतलब है कि रॉस को आपस में बदल देना। देखो ये रॉ 2 था, रॉ 1 बन गया, 6 7 2 1 3 5, और ये क्यों कर रहे हैं, एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए। तो ये तो इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई एनी नंबर विद रॉ, आप कोई भी नंबर रॉ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 2 के साथ, आपको लिखना पड़ेगा कि रॉ 2 के साथ करा रहे हो, ठीक है, वरना पता नहीं चलेगा आपने काम किया गया। अब क्या हो जाएगा आपके पास, इसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसी को यूज़ कर रहा हूँ ए मैट्रिक्स को। तो 1 3 5, बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जस्ट रॉ 2 के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 14 4 11 8 और 5। सही है, देखा, ये दूसरा ऑपरेशन था। तीसरा ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो कि आप रॉ 1 को रॉ 2 के साथ ऐड कर सकते हो। कैसे, ज़रा देखो, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लिखा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, इसका मतलब है रॉ 1 को मैं रॉ 2 में ऐड करके लिख सकता हूँ। अब देखो कैसे, जिसमें ऐड कर रहे हो, जिसको चेंज कर रहे हो उसको आगे रखोगे। फॉर एग्जांपल रॉ 1 चेंज होगी, यानी रॉ 1 में चीज़ें ऐड हो रही होंगी तो रॉ 1 आगे आएगी, फिर रॉ 2 लिखी जाएगी। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि रॉ 1 अब रॉ 2 में ऐड हो रही है, अलग बात है। इस तरह लिखूंगा तो इसका मतलब है रॉ 1 में चेंजेस होगी, जो भी ऐड होगा वो रॉ 1 में ऐड हो रहा होगा। इस तरह लिखूंगा तो रॉ 2 में ऐड हो रहा होगा रॉ 1। सही है, चलो अब करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्या लिखा है, R1 प्लस R2, तो देखो ऐसे हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा
7 और फिर 10 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया कि रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड कर दिया, तो 1 में 6 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, 2 में 5 ऐड किया तो 7, और बाकी एज इट इज़ आ गया 6 7 2 11 8 5। अब देखो मैंने कहा था अलग अलग है, अब ये वाला काम करके चेक कराता हूँ, ये वाला काम करके चेक कराते हैं। इस वाले काम में क्या हो रहा होगा, इस वाले काम में आपके पास ये हो रहा होगा कि अब रॉ 1 रॉ 2 में ऐड हो रही होगी, यानी अब ऐसे हो रहा होगा 1 3 5, रॉ 1 को कुछ नहीं हुआ, अब रॉ 2 में ऐड होना शुरू हो जाएगा 7 10 7, ठीक है, और बाकी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। तो ये थे आपके पास रॉ ऑपरेशन। अब रॉ ऑपरेशन क्यों करते हैं, ताकि ये चीज़ बनाई जा सके, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म या रॉ एचेलॉन फॉर्म। इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए ये काम हो रहा होता है। अब आगे के टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, इसको मैं मज़ीद लंबा खींचूंगा तो वीडियो आप लोग शायद देखो नहीं, तो इसको मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा इस लेक्चर का, जिसमें जो है मैं आपको इसकी मदद से इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दूँगा, बस वो आखिरी टॉपिक होगा। अच्छा, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, एचेलॉन फॉर्म में हम ये करते हैं कि सबसे पहली वाली एंट्री को 1 बनाते हैं, जो रॉ 1 होती है ना, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको 1 बनाते हैं। फॉर एग्जांपल A11 को हम 1 बनाते हैं। अब उस A11 के नीचे 0 बनाते हैं और 0 के बाद फिर 1 बनाते हैं। A21 को हम बनाते हैं, A22 को हम बनाते हैं 1, ठीक है। फिर 0 के नीचे 0 बनाते हैं, फिर 1 के नीचे भी 0 बनाते हैं, फिर 0 के बाद हम बनाते हैं A33 को 1। ये काम हम करते हैं एचेलॉन फॉर्म में। अब एचेलॉन फॉर्म को बहुत अलग अलग तरीके से भी लिखी जा रही होती हैं, लेकिन सिंपल तरीका एचेलॉन फॉर्म को ऐसे लिखने का है, तो वो मैंने लिखवा दिया। अब इसमें बन रहा है अपर ट्रायंगल, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये एक। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपके पास नंबर है, नीचे 0 है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आप क्या करते हो, जस्ट डायगोनल में यूनिट आता है, यूनिटी आती है, या डायगोनल में 1 आते हैं, उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो जाता है। ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है आपके पास। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बता रहा हूँ, रॉ ऑपरेशन लगाकर एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आप बना रहे होते हो। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड कर दूँगा। काफ़ी मेहनत लगी, मैं काफ़ी देर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन यकीन मानो थका हुआ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैंने एक अच्छा काम किया ना, आप लोगों को समझाया, सिखाया, पढ़ाया, तो थका हुए होने की क्या बात है। अब और भी काम करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, अभी फ़ौरन। तो लेक्चर पूरा देख लेना, सब अपने पास नोट डाउन कर लेना, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।